हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का एफएलटी नंबर 2 यानी कि पेपर नंबर 8। चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या पूछा गया है इस पेपर में। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले में दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए कि फेफड़ों में वायु का आना और बाहर जाना फेफड़ों और वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता उत्पन्न करते हैं। हाँ जी, ये बात कैसी है, सही है। और डायाफ्राम और पसलियों के बीच स्थित बाह्य और आंतरिक इंटरकॉस्टल पेशियों का एक विशेष समूह ऐसी प्रवणता उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। ये बात भी कैसी है, सही है। डायाफ्राम के संकुचन द्वारा निह श्वसन की प्रक्रिया आरंभ होती है। यहां पर यह बात गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जहां यह बात लिखी है वहां निह श्वसन नहीं है, वहां पर अंतः श्वसन है। ठीक है, यानी कि यह स्टेटमेंट हमारा कैसा है, गलत है। चौथे में दिया गया है आंतरिक इंटरकॉस्टल पेशियों के संकुचन से पसलियां एवं उरोस्थी ऊपर उठ जाते हैं। यह बात गलत है, वहां आंतरिक शब्द नहीं है, वहां कैसा है, बाह्य शब्द है जो है ना। और हमें क्या ढूंढना है, इसमें से सही कथन को ढूंढना है। तो हमारे दो स्टेटमेंट कैसे हो जाते हैं गलत और दो कैसे हो जाते हैं सही। 1 और 2 सही है जो हमें दिख रहा है ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्न में से सामान्य श्वसन संबंधित सही कथन को चुने। तो हमारे काम की चीज है क्या, एक सही कथन कि अंतः श्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ये बात गलत है, अंतः श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है। यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है कि अंतः श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जबकि निह श्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया। हाँ जी, ये बात कैसी है, सही है कि अंतः श्वसन और निह श्वसन दोनों ही कैसी है, सक्रिय नहीं, दोनों सक्रिय नहीं है। और दोनों ही कैसी है, निष्क्रिय, दोनों ही निष्क्रिय नहीं है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर से वही चीज है, हमें क्या ढूंढना है, यहां पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन 1 में दिया गया है कि श्वास नली चालन भाग का एकमात्र भाग है जो अपूर्ण उपास्थल वलयों द्वारा समर्थित होता है। देखिए, ये बात नॉर्मली देखा जाए सही है कि श्वास नली में अपूर्ण उपास्थल वलय पाई जाती है, लेकिन यहां पर उन्होंने जो शब्द लगाया ना एकमात्र, ये एकमात्र शब्द यहां नहीं आना था, क्योंकि ट्रेकिया के अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक भी आपको उपास्थल वलय देखने को मिल जाते हैं। यानी कि उस एक शब्द की वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, गलत। दूसरे में कहा गया है कि फेफड़े एक पेरिकार्डियम, जी नहीं, फेफड़े ढके होते हैं किससे, प्लूरा से। यानी कि ये बात भी कैसी हो जाती है, गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आएगा कि कथन 1 और बी सेकंड दोनों ही कैसे हैं, असत्य हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, आईआरबी प्लस टीबी। अगर हम आईआरबी और टीबी को अगर देखें तो वहां बनता है हमारा क्या, अंतः श्वसन क्षमता। यानी कि ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट। दूसरे में कहा गया है एफआरसी प्लस टीवी प्लस आईआरबी। यहां पर उन्होंने जो है सब कुछ जोड़ दिया है। अगर हम इसको जोड़ दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कुल फुफ्फुसीय क्षमता। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2। ईआरबी प्लस टीबी ये हो जाएगा हमारा निह श्वसन क्षमता, यानी कि ये हो जाएगा 3। और यहां पर ईआरबी टीवी प्लस आईआरबी इसकी बात करें तो ये हो जाता है हमारा क्या, वाइटल कैपेसिटी। यानी कि ये हो जाएगा हमारा नंबर 4। जो सीक्वेंस हमें देखने को मिला वो है 2 3 1 4 जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए में। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा हृदय निकास जो कि किसमें है, लीटर पर मिनट में है, जिसमें हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना दिया गया है, 0.08 लीटर दिया है और वह 80 बीट्स प्रति मिनट की दर से धड़क रहा है। तो हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। तो यहां पर स्ट्रोक वॉल्यूम उन्होंने कितना दिया है, यहां पर स्ट्रोक वॉल्यूम उन्होंने दिया है 0.08, वो भी किस में दिया है, लीटर में, और पूछा भी किस में गया है, लीटर में। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। और हार्ट रेट दी है किस में, 80 बीट्स प्रति मिनट में, और पूछा भी किस में गया है, प्रति मिनट में। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.40 लीटर पर मिनट। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं
कि मानक विद्युत हृदय लेख ईसीजी की हम बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन कार्डियक साइकिल की प्रावस्था की सही व्याख्या करता है? हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इसमें जो ढूंढना है हमें वो है सही व्याख्या, हमें करेक्ट वाला इसमें ढूंढना है। आप जानते हैं हमारे पास ये होता है पी वेव, फिर आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और फिर आता है टी वेव। अब यहां पर इन्होंने जो दिया गया है पहले उसको देख लेते हैं कि क्यू आर एस सम्मिश्र, अगर हम इसकी बात करें, आलिंद संकुचन का संकेत करता है। जी नहीं, वहां पर क्यू आर एस जो होता है वो आलिंद का नहीं, वो निलय के लिए होता है। यानी कि हमारी ये वाली बात कैसी है? गलत है। हमें ढूंढना क्या है सही, कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स निलय संकुचन का संकेत है। हाँ जी, ये बात कैसी है? सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी, कि एस टी ये होता है एस और ये है टी के बीच की अवधि आलिंद प्रकुंचन नहीं, आलिंद प्रकुंचन यहां पर दिखाता है पी, यानी कि ये बात भी क्या है? गलत है। और पी तरंग निलय के संकुचन को प्रारंभ को दर्शाता है। जी नहीं, निलय का संकुचन दर्शाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये बात भी कैसी है? गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कीजिए। यहां पे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए गए हैं। एक तरफ दिया गया डब्ल्यूबीसी के प्रकार और एक तरफ दी गई कुल डब्ल्यूबीसी का प्रतिशत। यहां पर 20 से 25% की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है? लिम्फोसाइट, यानी कि ये हो गया फर्स्ट। 2 से 3% की बात करें तो वो कौन होती है? इओसिनोफिल, यानी कि ये हो गया हमारा सेकंड। 6 से 8% होती है मोनोसाइट, यानी कि ये हो गया हमारा 3। और 0.5 से 1% ये होते हैं हमारे बेसोफिल, यानी कि ये हो गया 4। और सबसे ज्यादा होती है हमारी क्या? न्यूट्रोफिल, यानी कि ये हो गया 5। जो सीक्वेंस देखने को हमें मिल रहा है वो कहां है? ए में है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभिकथन कि ऊतक द्रव यदि अंतराली स्थानों में जमा हो जाता है तो सूजन और क्षति का कारण बन सकता है। हाँ जी, ये बात सही है। लसिका संगठन रक्त प्लाज्मा के समान होता है, सिवाय इसके कि इसमें केवल आरबीसी नहीं होती हैं। ये थोड़ा सा गलत है। आरबीसी के अलावा यहां पर जो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं वो भी नहीं पाई जाती हैं। मतलब ये बात हमारी कैसी हो जाती है? गलत हो जाती है। सही आंसर क्या आएगा? कि अवकथन सही है लेकिन कारण कैसा है? गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि परासरण में 300 से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर की वृद्धि किसके कारण होती है? तो आप जानते हैं कि हमारे पास ये एक यू आकार की नली होती है जिसे एनसीईआरटी ने वहां पे हेयर पिन शेप कहा है। और ये जो नली है हेयर पिन शेप की, ये है हेनले लूप। और हेनले लूप के बाहर ही वहां उसी के समानांतर एक नलिका पाई जाती है जिसे कहा जाता है वासा रेक्टा। अब उनका सवाल ये है कि जब हम शुरुआती फेज की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो ऑस्मोलैरिटी है वो है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो हेनले लूप के बेस में हो जाती है कितनी? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो एनसीईआरटी ने जहां ये डायग्राम बनाया है वहां पर ऊपर वाले हिस्से को कहा है कॉर्टेक्स और अंदर वाले हिस्से को कहा है मेडुला। तो मेडुला वाले रीजन में ये जो 1200 मिली ऑस्मोल है वो आकर है क्यों? तो वहां पे शब्द आता है कि हमें ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखना होता है, ये जो अपना नेफ्रॉन है उसमें, और बाहर जो आपको खाली जगह दिख रही है ना इंटरमेडुलरी स्पेस, उसमें मतलब बाहर जो स्पेस होगा वहां पर भी कितनी होगी? 1200 होगी। कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कैसी है? हाइपरटोनिसिटी है कि यहां पर ज्यादा है, इसीलिए हमें 300 को बढ़ाकर कितना करना पड़ता है? 1200 करना पड़ता है जो है। तो सही आंसर इसमें क्या है? ए है। कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हाइपरटोनिसिटी मतलब इसकी ऑस्मोलैरिटी कैसी है? ज्यादा। हेनले लूप की हाइपोटोनिसिटी या हेनले लूप की हाइपरटोनिसिटी मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हाइपो नहीं, कम नहीं है, कैसी है? ज्यादा है। तो उसको ज्यादा जब है तो उसको ज्यादा करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें यहां पर भी कितना करना पड़ता है? ज्यादा करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अपरा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहले में क्या दिया गया है? ए में दिया गया है यह आरोपण के उपरांत विकसित होता है, ये बात सही है ना। बी में दिया गया है कि ट्रोफोब्लास्ट की कोरियोनिक रसांकुर और गर्भाशयी ऊतक आपस में संयुक्त होकर गर्भ तथा माता के शरीर के मध्य संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बनाते हैं, ये बात भी सही है। और यही कार्यात्मक इकाई हमारी क्या है? अपरा है।
कि अपरा नाभि रज्जु के माध्यम से गर्भ से जुड़ा रहता है, जो गर्भ तथा माता के मध्य पदार्थों का क्या कराता है, आदान प्रदान कराता है। ये बात भी कैसी है, सही है। कि अपरा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये बात सही है, के रूप में कार्य करता है तथा एचसीजी बिल्कुल बनाता है, एचपीएल बिल्कुल बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल बनाता है एवं कॉर्टिसोल का श्रावण करता है। ये बात गलत है, क्योंकि कॉर्टिसोल यहां से नहीं निकलता है, कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। यानी कि ये बात कैसी है, गलत है, और हमें यही ढूंढना था। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि मूत्र के वृक्क से गुजरने वाले सही मार्ग को पहचानिए। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम किडनी को बनाते हैं तो कुछ सेम के बीज के आकार की चीज बनती है, जिसमें यहां पर होता है रीनल पिरामिड। ठीक है, रीनल पिरामिड में बहुत सारी नलिकाएं आकर के खुलती हैं ऐसे करके। एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया गया, वहां पे ऐसा कुछ दिखाया गया है। ये जो है वो है पिरामिड। पिरामिड में जो खुल रही हैं वो है कलेक्टिंग डक्ट, लेकिन पिरामिड वाले एरिया में बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट वहां पे ओपन होती हैं, जिन्हें कहा जाता है डक्ट ऑफ बेलनी। ये जो हमारा पिरामिड है ये खुलता है माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स खुलता है मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स खुलता है पेल्विस में, पेल्विस खुलता है किस में, यूरेटर में। हमें ये वाला सीक्वेंस देखना है किस ऑप्शन में दिया गया है। पहले में कहा गया है संग्रहण नलिका, हाँ जी बिल्कुल, यहां पर हमें संग्रहण नलिका दिखाई दे रही है, ऊपर वाला पोर्शन जो अंदर जाने पर डक्ट ऑफ बेलनी बन रहा है, हाँ जी ये बात भी सही है। जो खुल रहा है रीनल पेपिला वाले रीजन में, हाँ जी ये बात भी सही है। जो खुल रहा है किसमें, मेजर कैलिक्स में, ये बात भी सही है। मेजर पेल्विस कैलिक्स खुल रहा है किसमें, रीनल पेल्विस में, ये बात भी सही है। और जो खुल रहा है यूरेटर में। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए है। बाकियों में गलतियां ढूंढ लेते हैं कि यहां पर संग्रहण नलिका है, संग्रहण नलिका खुल रही है डक्ट ऑफ बेलनी में, ये बात भी सही है। डक्ट ऑफ बेलनी खुल रही है रीनल पेपिला में, ये बात भी सही है। रीनल पेपिला खुला है मेजर में, ये बात भी सही है। मेजर खुला है माइनर में, यहां गलत हो जाता है। अगर हम कैलिक्स की बात कर ही रहे हैं तो माइनर कैलिक्स पहले आता है और मेजर कैलिक्स उसके बाद आता है। यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। नेक्स्ट में कहा गया है संग्रहण नलिका डायरेक्ट रीनल पेपिला में खुल रही है, फिर डक्ट ऑफ बेलनी आ रहा है, ये सीधे सीधे गलत है। संग्रहण नलिका डक्ट ऑफ बेलनी में खुल रही है, फिर माइनर, माइनर के बाद मेजर, फिर पेपिला आ रहा है, ये बात भी गलत है। यानी कि ये वाली चीज हमारे लिए कैसी है, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभिकथन तथा कारण के हेनले लूप की आरोही, मतलब हमारी कौन सी भुजा जो ऊपर जा रही है, से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl मिलाया जाता है। आप जानते हैं कि अभी अभी जैसा बनाया कि हमारे पास ये क्या है, यू आकार की, या हेयर पिन बोला है, यू आकार की उन्होंने वासा रेक्टा के लिए इस्तेमाल किया है। ये है क्या हमारे पास हेनले लूप, जिसकी ये भुजा कौन सी है, आरोही भुजा। और एनसीईआरटी ने लिखा है कि आरोही भुजा जल के लिए अपारगम है लेकिन लवणों के लिए पारगम है। यानी कि यहां से क्या बाहर जा सकते हैं, NaCl, लवण बाहर जा सकते हैं। और इसी के समानांतर अगर हम देखें तो वहां पर क्या है, वासा रेक्टा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, वासा रेक्टा बनाई जाती है। अब इन्होंने पूछा क्या है कि हेनले लूप की आरोही भुजा, यहां की बात चल रही है, से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl मिलाया जाता है। वो किस संदर्भ में दिया गया है कि जब NaCl यहां से निकल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर ये एकदम से ही पूरे टाइट कांटेक्ट में होंगी। वहां पर जब NaCl हेनले लूप से जाएगा तो बीच में वो इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम से होकर ही गुजरेगा, इस खाली जगह से। तो उनका स्टेटमेंट बस इतना है कि NaCl को पहले हम कहां मिलाएंगे, इंटरमेडुलरी स्पेस में, और वहां से कहां जाएगा, वासा रेक्टा की अवरोही भुजा में जो है। अब यहां पर जो है क्या दिखाई दे रहा है कि हेनले लूप की जो आरोही शाखा है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl मिलाया जाता है क्या उसके द्वारा, तो हाँ हम बोलेंगे कि बिल्कुल मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि यही है जो इसके साथ क्या कर रही है, आदान प्रदान कर रही है। क्यों, क्योंकि हेनले लूप से NaCl का आदान प्रदान किसमें हो रहा है, वासा रेक्टा की अवरोही भुजा में हो रहा है। इस वजह से वो कहां से होकर गुजर रहा है, इंटरमेडुलरी स्पेस से गुजर रहा है। यानी कि ये उसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, एक तरफ हमारे पास कुछ बीमारियां दी गई हैं और एक तरफ उनका क्या दिया गया है, एक्सप्लेनेशन, और हमें मिलाना है
कि यहां पर पहला दिया गया यूरिक अम्ल के क्रिस्टल्स, तो यूरिक अम्ल के क्रिस्टल्स जमा होते हैं गाउट या गठिया में, यानी कि ये हो गया हमारा क्या फर्स्ट। आनुवांशिक विकारों के कारण कंकालीय पेशियों का अनुक्रमिक, इसे बोला जाता है हमारे पास क्या पेशीय दुष्पोषण, यानी कि ये हो गया नंबर 2। स्वप्रत्रक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, ये हो गया हमारा क्या नंबर 3 माइस्थीनिया ग्रेविस है। और कैल्शियम आयनों की कमी से ऐंठन होती है, ये हो गया हमारा नंबर 4। तो सीक्वेंस हमें क्या देखने को मिला 2 1 4 3, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें बी में, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि स्कैपुला का कौन सा भाग क्लेविकल के साथ संयोजित होता है। तो स्कैपुला का जो प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं क्या एक्रोमियन प्रोसेस, वो जाके वहां से अटैच होता है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है ए है। नेक्स्ट करोटी के भाग जैसे कि कपालीय अस्थियां, संख्या पूछी गई है, फेशियल अस्थियां। कपालीय अस्थियों की संख्या की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारे पास हो जाती है कितनी 8। फेशियल अस्थियों की बात करें तो कितनी हो जाती है 14। हायोड अस्थि कितनी होती है 1, और मध्यकर्ण अस्थियों की संख्या होती है 3, मेलियस, इनकस और स्टपीस। तो हमारा सीक्वेंस क्या मिला 8 14 1 3, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें सी में। तो करेक्ट आंसर क्या है सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में उन्होंने दिया है ए बी सी डी, कुछ लेबलिंग दी है और पूछा है कि ये क्या है। अगर हम बी की बात करें तो ये हमें दिख रहा है कौन सा पोर्शन, फ्रंटल पोर्शन। कौन सा है फ्रंटल। ये कौन सा है पैराइटल। ये कौन सा है मैग्जिला, और ये कौन सा है हायोइड बोन। अब यही हमें देखना है कि सही विकल्प को चुनिए। क्या ए हमारा हायोइड अस्थि है, जी नहीं, ए हमारा क्या है पैराइटल, यानी कि ये हो गया गलत। ए हमारा मैग्जिला है, गलत। ए हमारा पैराइटल है, बिल्कुल है। मतलब हमारा ए जो है यहां पर जो सीधे सीधे देखने को मिल रहा है वो कहां देखने को मिल रहा है डी में देखने को मिल रहा है कि ए हमारा पैराइटल अस्थि कहां है डी वाले में है। क्या बी हमारा जो है फ्रंटल है, बी हमारा क्या है फ्रंटल है। क्या सी हमारा मैग्जिला है, और क्या डी हमारा हायोइड है, हाँ जी बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि फेफड़े, हृदय, आंत जैसे अंग पीएनएस के माध्यम से सीएनएस से जुड़े होते हैं। हाँ जी ये बात सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसी भी ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए वहां पे नर्व्स भेजते हैं, और ये सारी नर्व मिलाकर बनाती है क्या पीएनएस। तो सीएनएस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है किसके माध्यम से, पीएनएस के माध्यम से, यानी कि ये बात कैसी है सही है कि पीएनएस की विसरल शाखा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आंतरिक अंगों के बीच क्या करती है, सूचना का संचार करती है, यानी कि ये सही है और यही इसका क्या है सही व्याख्या भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्न में से कितने कथन जो है वो असत्य हैं। हमें ढूंढना है रॉन्ग स्टेटमेंट कि तंत्रिकीय जाल त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा होता है, ये बात कैसी है सही है। कि अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा कैसा रासायनिक समन्वय बनाता है, ये बात भी कैसा है सही है, क्योंकि हार्मोन केमिकल्स के ही मिलकर बने होते हैं। कि पेशियों की क्रियाशीलता हार्मोनल नियंत्रण में होती है, वहां नर्व कंट्रोल करती है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन एनएमजे के द्वारा, यानी कि ये बात कैसी है गलत है। कि तंत्रिका कोशिकाओं में आवेग का संचरण सिनेप्स से होता है, हाँ जी ये बात सही है कि तंत्रिका कोशिकाएं में से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो आवेग जाता है वो किसकी मदद से जाता है, सिनेप्स की मदद से, यानी कि गलत हमें ढूंढना था वो कितना मिल रहा है एक, यानी कि करेक्ट हमारा आंसर कौन सा है ए है। नेक्स्ट कि मस्तिष्क वलकुट के बारे में निम्न में से कौन से कथन कैसे हैं सही है, हमें ढूंढना है ये। नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही विकल्प चुनिए। यह धूसर द्रव से बना होता है, बिल्कुल बना होता है, इसीलिए हम इसे ग्रे मैटर कहते हैं। यह कई प्रमुख वलन दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है, जिन्हें हम गायराई और सल्काई कहते हैं। यह श्वेत द्रव से बना है, जी नहीं श्वेत द्रव से नहीं बना है, वो किससे बना है धूसर द्रव से। इसमें चालक क्षेत्र हैं, कुछ संवेदी क्षेत्र हैं और कुछ सहभागी क्षेत्र भी हैं। हाँ जी ये बात सही है कि इसमें ये सारे सेंटर हैं। तो कितना मिला 1 2 और 4, यानी कि हमारा सी आंसर कैसा है सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां दो स्तंभ दिए गए, एक में अंग दिया गया, एक में उससे संबंधित रोग दिए गए। पहला दिया गया ग्रेव रूट। ग्रेव रूट जो है वो होता है किससे, थायराइड से, यानी कि ये हो गया हमारा क्या फर्स्ट।
डायबिटीज इंसिपिडस की अगर हम बात करें तो डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है वो होती है किससे, वो होगी इंसिपिडस जो होगी वो होगी किससे, पीयूष ग्रंथि से। एक्रोमेगाली किससे होगी, एक्रोमेगाली भी किससे होगी, पीयूष ग्रंथि से होगी, क्योंकि ये अग्र पीयूष से निकलेगा। और एडिसन रोग किससे होता है, एडिसन रोग होता है अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड से होता है, यानी कि ये हो गया 4। और डायबिटीज मेलाइटस किससे होती है, अग्नाशय से, यानी कि ये हो गया हमारा क्या 5। सीक्वेंस में क्या मिल रहा है 4 5, पीयूष के साथ 2 और 3 और यहां पर 1। अब हमें क्या क्या मिलाया गया है कि ए को मिलाया गया है 3 से, क्या ऐसा है, नहीं है। ए को मिलाया गया 4 से, बिल्कुल हो सकता है। ए को मिलाया गया 4 से, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि हमारा ए और डी तो नहीं हो सकता। बी को मिलाया गया है सेकंड से, बी को मिलाया गया है 5 से, बी को मिलाया गया है 5 से, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। और सी को मिलाया गया थर्ड से, सी को मिलाया गया थर्ड से, उन्होंने सेकंड वाले को वहां पर शामिल नहीं करा है, लेकिन उससे हमारा आंसर गलत नहीं हो जाएगा। और डी को मिलाया फर्स्ट से, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि अग्र पीयूष ग्रंथि का निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव के दौरान अधिक स्रावण जो है वो प्रेरित करता है। देखिए तनाव के दौरान वहां सबसे ज्यादा जो काम करती है वो करती है एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड पर जो काम करता है वो है ACTH। कौन सा है, ACTH, यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट में दिया गया है हाइपोफाइसल निवाय का सिरा रक्त को कहां ले जाती है, तो मैं ले जाती है, तो रक्त को वहां पर हाइपोथैलेमस से ले जाती है अग्र पीयूष ग्रंथि में, और अग्र पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि गर्मी के दिनों में एल्कोहलिक पेय पदार्थ पीना सुरक्षित नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ADH जो हमारा प्रतिमूत्र हार्मोन है उसके सीक्रेशन को कम कर देता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, एक चित्र दिया गया है और उसके लिए चुनना है हमें कोई एक सही विकल्प, करेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनना है कि यह पॉरीफेरा में कॉइनोसाइट को दर्शाता है। नहीं, ये जो डायग्राम है वो पॉरीफेरा के लिए नहीं है, वो सीलेंट्रेटा के लिए है। इसका उपयोग स्थिरक और रक्षा के लिए किया जाता है। हाँ, ये बात सही है कि इसका उपयोग किसके लिए, एनकरेज और डिफेंस के लिए किया जाता है। यह सीलेंट्रेटा में नीडोब्लास्ट को दर्शाता है। हाँ जी, ये बात सही है, ये नीडोब्लास्ट का ही डायग्राम है। इसका उपयोग श्वसन विनिमय और गैसों को हटाने में किया जाता है। नहीं, इसमें नहीं, ये काम नहीं करते हैं हम उसमें। इसमें डंक मारने वाला कैप्सूल होता है, ये बात सही है। तो करेक्ट आंसर में क्या मिल रहा है, 2 3 और 5 जो हमें देखने को मिल रहा है सी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से किस नॉन कोऑर्डिनेट में विशिष्ट उत्सर्जी अंग अनुपस्थित है। ये लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है एकाइनोडर्मेटा के लिए। सरलतम सवाल, करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कथन कॉर्डेटा संघ के लिए कैसे हैं, सही है। दो काम की चीजें हैं, एक है सही और किसके लिए सही, कॉर्डेटा संघ के लिए सही। कि यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक होती है, जी नहीं, ये बात यूरोकॉर्डेटा के लिए नहीं है, ये बात सेफेलोकॉर्डेटा के लिए है, यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। दूसरे में कहा कशेरुकियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है। हाँ, ये बात सही है, भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है, बाद में जा वो उसमें कशेरुक दंड में क्या होती है, प्रतिस्थापित हो जाती है ना, यानी कि ये बात कैसी है, सही है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र पृष्ठ सतह पर होता है और ये कैसा होता है, खोखला होता है, ये बात भी कैसी है, सही है। डी में लिखा है कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा का सदस्य नहीं है, यानी कि ये बात कैसी है, गलत है। तो हमें सही आंसर क्या देखने को मिल रहा है, बी और सी, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कि सीलेंटेट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है और किसके लिए ढूंढना है, सीलेंटेट के लिए ढूंढना है। कि इनमें एक केंद्रीय जठर संवहनी गुहा उपस्थित होती है जिसका एकल द्वार होता है, ये बात सही है इसमें। कैसा होता है, एकल द्वार होता है। कि पॉलिप गतिमान होता है, ये बात गलत है, पॉलिप वहां पर गतिमान नहीं है, गतिमान वहां पर मेडूसा होता है। मेडूसा तथा पॉलिप दोनों रूप गतिमान होती हैं, जी नहीं, ये बात भी कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी, पॉलिप गतिमान नहीं होता है। मेडूसा रूप गतिमान होता है, ये बात सही है, लेकिन वो बेलनाकार नहीं, वो छतरीनुमा होता है, ये बात कैसी है, गलत है। यहां पर ये शब्द गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए है।
नेक्स्ट पे चलते हैं कि मेढक में अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है और इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन की क्रिया को, क्षमता को कहा गया वहां पे छद्मावरण और क्रिया को कहा गया है अनुहरण यानी कि मिमिक्री। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, अनुहरण, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा गया है कि कॉकरोच का श्वसन तंत्र श्वास नालों ट्रेकिया के जाल का बना होता है जो श्वास छिद्र नामक छोटे छिद्रों द्वारा खुलते हैं। तो वहां पर हमारे पास होते हैं 10 जोड़ी, कितने होते हैं, 10 जोड़ी स्पाइरकल्स होती है जो कि शरीर की कौन सी सतह पर, पार्श्व सतह पर खुलते हैं। कौन सी सतह पर, पार्श्व सतह पर, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां, डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि चित्र को ध्यान से देखिए व सही को मिलान कीजिए कि यहां पर ए दिया गया है, ए दिया गया है एंटीरियर एओर्टा, अग्र महाधमनी है ये। बी जो दिखाई गई है वो है एलरी मसल्स, और ये है हार्ट के चैम्बर जिनमें साइड में लगे हो सकते हैं छिद्र या ऑस्टिया जिन्हें कहा गया है हार्ट चैम्बर। देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया गया है कि ए हमारा अग्र महाधमनी है, ये बात सही है, ए हमारा क्या है, अग्र महाधमनी। लेकिन क्या ये उत्सर्जन में मदद करता है, नहीं करता है, यानी कि ये बात कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और हमें ढूंढना क्या है, सही ढूंढना है। क्या बी हमारा पक्षाकार पेशी, बी हमारा एलरी मसल्स है, और क्या ये रक्त परिसंचरण में सहायता करती है, हाँ जी बिल्कुल करती है। हमारे पास अभी जो करेक्ट मिला है वो क्या मिला है, बी मिला है। क्या सी हमारा पक्षकार पेशी है, जी नहीं, सी हमारा वहां पे या तो ऑस्टिया है या हार्ट का चैम्बर दिया गया है, यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत। क्या हमारे पास इसमें डी में देखें, सी जो है वो पल्सेटाइन एम्पुला है, शायद हो। क्या ये रक्त निर्माण में सहायता है, लेकिन ये निर्माण में सहायता नहीं करता है। अगर ये है वहां पर ओपनिंग वाला पोर्शन तो वहां से ब्लड क्या होता है, अंदर आता है, ब्लड का फॉर्मेशन इसका काम नहीं है, यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट, असत्य कथन चुनिए। हमारे काम की चीज ये है कि पक्षमाभ उपकला श्वसनिकाओं की आंतरिक सतह पर पाई जाती है, ये बात कैसी है, सही है। कि रुधिर विशिष्ट संयोजी ऊतक है, हाँ जी ये बात भी कैसी है, सही है। सल्की उपकला वृक्कों के सभी नलिकाकार भागों में पाई जाती है, तो वहां सल्की उपकला नहीं है, यानी कि ये बात गलत है। वैसे भी पीसीटी में लिखा है कि वहां पर घनाकार उपकला है, ब्रश बॉर्डर्ड वाली। मास्ट कोशिका उपकला ऊतक का भाग है, जी नहीं, वो उपकला का नहीं, संयोजी ऊतक का भाग है। किसका भाग है, संयोजी ऊतक का, यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। और मैं चुनना क्या था, गलत, तो क्या गलत मिल रहा है, सी और डी, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि 4 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने द्वितीयक बनेंगे। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इससे हमारे पास बनती है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और हर एक से कितने, 2 बनते हैं क्या, स्पर्मेटिड। ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा क्लास में जो है, मतलब एक प्राइमरी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रही है, 2, और यहां पे कितना दिए उन्होंने, 4, तो 4 से कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट, शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौवन अवस्था से होने लगती है, ये बात सही है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्रावण में काफी वृद्धि हो जाती है, ये बात कैसी है, सही है। दूसरे में कहा गया है कि एलएच लीडिक कोशिकाओं पर कार्य करता है, ये बात सही है, और क्या कराता है, एंड्रोजन के संश्लेषण और श्रावण को क्या करता है, उद्दीपित करता है, ये बात भी कैसी है, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों ही कैसे हैं, सत्य हैं, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट में कहा गया है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है शुक्राणु के भाग और एक तरफ दिया गया उनकी कुछ विशेषता कि अगुणित केंद्रक कहां पाया जाता है, वो पाया जाता है आपके सिर में, यानी कि ये हो गया फर्स्ट। और गति कौन करवाती है, गति करवाती है पूंछ, यानी कि हो गया सेकंड। प्रवेश में कौन सहायता करता है, तो वो करता है एक्रोजोम, यानी कि ये हो गया हमारा थर्ड। और ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, मध्यखंड, यानी कि ये हो गया हमारा फोर्थ। तो करेक्ट सीक्वेंस मिला 3 2 4 1, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए में। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट, कि गर्भावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का निर्माण बढ़ जाता है, ये बात सही है। कि निम्न में से किसके अतिरिक्त, हमारे काम की चीज है ये, यह सभी कार्यों के लिए आवश्यक है।
गर्भ की वृद्धि में सहायता बिल्कुल चाहिए, ताकि हमारा जो गर्भ है वो ज्यादा अच्छे से क्या कर पाए, वृद्धि कर पाए। यानी कि ये तो है ही है, हमें इसमें से किसके अतिरिक्त यानी गलत वाले बात ढूंढनी है। माता में उपापचयी परिवर्तन, ये बात भी सही है, क्योंकि माता में उपापचयी क्रियाएं बीएमआर जो है उस टाइम पर बढ़ जाती है, क्योंकि उसे अपने लिए ऊर्जा बनाने के साथ साथ अपने बच्चे के लिए भी ऊर्जा का निर्माण करना पड़ता है। गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक है, ये बात भी सही है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यही करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन को हम लोग प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कह देते हैं। शिशु की संरचना पे कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि ये बात कैसी है, गलत है, जो हमें ढूंढनी थी। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिए गए चित्र में एबीसीडी देख लेते हैं। हमारे पास एबीसीडी में क्या क्या दिया गया है। ए जो है यहां पर कॉन्डोम दिया गया है, ए हमारे पास क्या है, यहां पर कॉन्डोम दिया गया है। बी क्या है, ये है कॉपर टी। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर फैलोपियन ट्यूब को बांधा गया है, इसलिए ये ट्यूबेक्टोमी है। और यहां पर क्या है, वैसेक्टोमी। अब हमें ऑप्शन देखने हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है। कि ए कॉन्डोम है, हाँ है। बी आईयूडी है, हाँ जी बिल्कुल है। सी ट्यूबेक्टोमी है, बिल्कुल है। डी वैसेक्टोमी है, बिल्कुल है। मतलब ये यहां तक तो चीजें कैसी हैं, सही है। अंतर जो आएगा वो यहां आएगा। कि क्या कॉन्डोम गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है, जी नहीं, ये बैरियर मेथड है। यानी कि ए हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। अंडाशय में स्थापित की जाती है, जी नहीं, अंडाशय में नहीं, गर्भाशय में स्थापित की जाती है, इसलिए तो नाम में छुपा हुआ है अंतः गर्भाशय। यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। क्या ट्यूबेक्टोमी युग्मक परिवहन पथ को अवरुद्ध करती है, हाँ ये बात सही है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। डी में दिया गया है वैसेक्टोमी, कि उन पुरुषों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है जो दूसरे शिशु को देरी से चाहते हैं। तो दूसरे शिशु को चाहने वाली बात है नहीं, ये परमानेंट या टर्मिनल मेथड की तरह इस्तेमाल की जाती है। यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट में दिया गया है, नीचे दिए गए दो कथन है, कथन 1 और कथन 2, कि जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती है उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भनिरोधक है, हाँ जी बिल्कुल है, ये बात सही है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। दूसरे में कहा गया है कि महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भनिरोधक क्या है, प्रोजेस्ट्रोजन है अथवा रिलैक्सिन प्रोलैक्टिन का संयोजन है, जी नहीं, वहां पर ये नहीं है। वहां पर या तो प्रोजेस्ट्रोजन है या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्प्लेक्स है। यानी कि ये बात कैसी है, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कथन 1 जो है वो सही है, परंतु कथन जो है वो 2 गलत है। यानी कि करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कि एक महिला जिसने अपनी त्वचा के नीचे एक पदार्थ प्रत्यारोपित कराया है, यानी कि ये बात चल रही है किसकी, एक इम्प्लांट की, करने की प्रक्रिया करवाई है, जिससे गर्भनिरोधक प्रभाव मौखिक गोलियों की तुलना में कैसा है, अधिक समय तक, क्योंकि इम्प्लांट काफी लंबे टाइम तक कराया जाता है, जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल जैसा भी करवाना चाहें। वह किस क्रियाविधि द्वारा अनचाहे गर्भधारण को रोकती है, तो उसके रोकने का तरीका वही है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का है, और वो है अंडोत्सर्ग को रोकना और इम्प्लांट को रोकना। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एंट अमीबा व्यक्ति की छोटी आंत, जी नहीं, ये छोटी आंत का नहीं, ये बड़ी आंत का परजीवी है। यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। कि मादा मच्छर अमीबियासिस, ये जो इसकी बात चल रही है, अमीबियासिस इससे कॉज नहीं होता है, ये फूड से आता है। यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों ही कैसे हैं, असत्य हैं। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट, यहां पर एचआईवी की साइकिल दी गई है, जरा गौर से देखिएगा। यहां पर जो ए दिखाया गया है, ये रहा ए जो यहां दिखा रहा है कि वहां पर किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये है वायरस का आरएनए, है ना। वायरल आरएनए को यहां पर इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो बाद में कन्वर्ट हो गया है बी में, और बी कन्वर्ट होके क्या बनेगा, वायरल डीएनए। कि वायरल जो आरएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वायरल डीएनए में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब हमें देखना है क्या क्या, कि यहां पर अगर ऑप्शन में देखें क्या इतने से आंसर निकल के आ सकता है कि ए जो है विषाणु का डीएनए है, बी जो है विषाणु का डीएनए है, जी नहीं, वो आरएनए है। यानी कि ए वाला हमारा कैसा हो गया, गलत। ठीक है,
ए विषाणु का आरएनए है, हो सकता है ए विषाणु का आरएनए का कोशिका में प्रवेश है, हो सकता है ए विषाणु का आरएनए का कोशिका में प्रवेश है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरे बी में कहा गया है कि बी में देखें कि बी क्या है, विषाणु का आरएनए है, नहीं, बी क्या है, वहां पर डीएनए है, यानी कि ये बात भी कैसी हो जाती है, गलत। कि बी क्या है, विषाणु का डीएनए, ये बात सही है, और बी क्या है, विषाणु का आरएनए, ये बात भी कैसी है, गलत है। मतलब इन दोनों से ही हमारा वो आंसर क्या हो जाता है, निकल के आ जाता है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है। सी में देखें तो वहां पे क्या हो रहा है कि विषाणु का जो डीएनए है वो पोषक होस्ट के डीएनए में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ये बात सही है। और डी क्या है, नए विषाणु आरएनए का क्या करवाता है, उत्पादन कराता है। मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसमें सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि समाज में वाहक जनित रोग के नियंत्रण के लिए सुरक्षाकारी मापन क्या है, वाहकों और उनके प्रजनन स्थलों को हटाना, ये बात सही है। कि जैसे कि अगर हम मलेरिया की बात करें तो वहां पर उसको फैलाने का काम किसका है, मादा एनाफ्लीज मच्छर का है, तो उन्हें हटा दें। जल के जमाव को रोकना, ये बात भी सही है। तालाबों में गेम्बूसिया जैसी मछलियों को प्रवेश कराना, यहाँ ये बात भी सही है, क्योंकि वो लार्विवोरस फिश है, वो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। वाहकों के काटने के विरुद्ध सुरक्षा, हाँ जी बिल्कुल, हिट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी डी, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट कि राम पौधों की एक प्राकृतिक जनसंख्या में पत्ती के आकार का अध्ययन कर रहा था। उसने पाया कि दूसरा मौसम, विशेष रूप से सूखा, औसत पत्ती का आकार पिछले वर्ष की संख्या में तुलना में कैसा है, छोटा है। मतलब प्रकृति वहां पर किसी एक को सपोर्ट कैसा कर रही है, ज्यादा, लेकिन समग्र भिन्नता की मात्रा समान है और जनसंख्या का आकार नहीं बदला है। इसके अतिरिक्त उसने प्रयोग किए जिससे पता चला कि छोटी पत्ती बड़ी पत्तियों की तुलना में शुष्क परिस्थितियों के लिए क्या है, अधिक। मतलब किसी एक को क्या किया गया है, वहां पर सपोर्ट ज्यादा किया गया है कि शुष्क पत्तियां, बड़ी पत्तियां जो है की तुलना में शुष्क परिस्थितियों में कौन ज्यादा अच्छे सर्वाइव कर पा रहा है, छोटी पत्तियां। मतलब किसको ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, छोटी पत्तियों को। जब किसी एक को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है तब वो होता है दिशात्मक चयन या डायरेक्शनल सिलेक्शन। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट कि दिए गए विकल्पों में मानव उत्पत्ति एवं विकास का सही क्रम पहचानिए। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद क्या निएंडरथल आया, जी नहीं, निएंडरथल बहुत बाद में आया है, यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से क्या होमो हैबिलिस आया, जी नहीं, होमो हैबिलिस पहले आया, होमो इरेक्टस उसके बाद में आया, यानी कि ये भी कैसा है, गलत। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस से निएंडरथल आया, जी नहीं, निएंडरथल पहले आया, होमो सेपियंस आया बाद में, यानी कि ये भी कैसा है, गलत। होमो इरेक्टस, सॉरी, होमो हैबिलस से आया, इरेक्टस से आया निएंडरथल से आया सेपियंस, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कि बिस्टन बैचुलेरिया के संबंध में असत्य कथन को चुने। हमें चुनना है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि औद्योगिकीकरण के पूर्व की बात करें तो श्वेत शलभों का प्राकृतिक चयन हुआ था। हाँ जी, ये बात सही है, वहां पर श्वेत शलभ कैसे थे, ज्यादा। और औद्योगिकीकरण के पश्चात क्या काले शलभों का चयन हुआ, हाँ जी, ये बात भी कैसी है, सही है। कि बाद में किनका नंबर ज्यादा था, काले शलभों का। कि औद्योगिकीकरण के पश्चात किसी भी किस्म का पूर्ण सफाया नहीं हुआ। एनसीईआरटी ने इस बात को लिखा है वहां पर कि किसी भी जाति का पूर्ण विनाश कभी भी नहीं होता है, उनकी संख्या कम ज्यादा होती है, यानी कि ये बात भी कैसी है, सही है। औद्योगिकरण के पूर्व तने पर लाइकेन हिरासत वृद्धि थी, नहीं, औद्योगिकरण के पूर्व वहां पर लाइकेन की वृद्धि कैसी थी, ज्यादा थी, यानी कि ये बात कैसी हो जाएगी, गलत। और हमें चुनना था यही, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी है। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि यहां पर एक ग्राफ के बारे में बताया गया है कि निम्नलिखित ग्राफ बहु एलीली जीन के द्वारा नियंत्रित एक लक्षण की भिन्नता के परास को एक समष्टि में प्रदर्शित करता है, और यदि इस समष्टि में कई पीढ़ियों तक स्थायी कारक चयन, ये लिखा है यहां पर, है ना, तो निम्न में से किसके स्थापित होने की संभावना है। तो आप जानते हैं कि स्थायी कारी में जो वहां पर सिलेक्ट होता है उसकी मीन वैल्यू कैसी होती है, ज्यादा होती है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ए है। ठीक है, ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले पेपर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।